नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जीआईसी लेक्चरर, राजकीय जो विद्यालय होते हैं उसमें प्रवक्ता, उसके लिए फॉर्म यूपी कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। और इस फॉर्म में जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं। कुछ सब्जेक्ट को लेके दिक्कत है, कुछ लोगों का कहना है कि हमारे सब्जेक्ट की वैकेंसी कहाँ है, कुछ लोगों का मानना है कि फॉर्म भरते समय किस सब्जेक्ट के लोग किस सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं, कुछ एक सब्जेक्ट में ऐसा कंफ्यूजन है, तो उसको दूर करना जरूरी है। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं। सीटों की संख्या तो आपको पता ही है, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और मूल जो हमारा नोटिफिकेशन है उसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और विषयवार सारी चीज़ों को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन है जो आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में वो सारी बातें दी होती हैं जो फॉर्म भरने के लिए जरूरी है। अगर आपने ओटीआर कर रखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के किसी भी परीक्षा के फॉर्म को आपने पहले भरा है, तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आपको ये करना होगा। ओटीआर भरने के बाद में 72 घंटे बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर आपका ओटीआर नहीं है, पहली बार आप शामिल होने जा रहे हैं, तो इसको तुरंत कर लीजिए, वेट मत करिए। ओटीआर आपका भर गया। ओटीआर भरने के बाद में आपको क्या करना है? आपको अपनी विज्ञप्ति में जाना है, जो आपकी विज्ञप्ति जारी हुई है, आपकी वैकेंसी पर आपको क्लिक करना है और आपको ओटीआर नंबर डालना है। ओटीआर नंबर डालने के बाद में वहां पर उस वैकेंसी में कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। अब उसमें कैसे सेलेक्ट करना है, ये चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पे शुल्क केवल 125 रुपये सामान्य वर्ग के लिए है, ओबीसी के लिए है, SC ST के लिए 65 रुपये है, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये है। बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला या कुशल खिलाड़ी, महिला पुरुष, ये सारी चीजें देखा जाए तो उनको छूट दी गई है। रिक्तियों की संख्या की बात की जाए तो टोटल 1471, लेकिन और उसमें जोड़ देंगे 45 और 2, ये दोनों वैकेंसी को अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो आपकी वैकेंसी 1500 से ऊपर पहुंच जा रही है, ये भी आपको पता है। आरक्षण जैसा कि दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके का आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आरक्षण का लाभ आप लेना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए कि आपने क्रीमी लेयर और या फिर आपने यहाँ पर EWS या अन्य किसी भी मद में आरक्षण की बात की है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, है ना। ओबीसी में क्रीमी लेयर होता है तो नाम व पते का जो दावा किया जाएगा वही मान्य होगा, और ये संशोधन तिथि तक ही आपको सारा काम कर लेना है, यानी कि अभी ही सारी चीजें पूर्ण कर लेनी है। संशोधन तिथि का मतलब होता है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद में आपको उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो गई है तो संशोधन करने के लिए समय दिया जाता है, वहां तक कर लेना है। किसी भी स्तर पर परीक्षोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है अभ्यर्थी के द्वारा कि कोई सूचना छुपाई गई है, तो छिपाई गई सूचना आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है, तो आप अभी से ये सारी चीजें कर लें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और मुख्य मुख्य बातों पर बात करते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन जो है फॉर्म भर सकता है किस विषय से। बाकी आयु में जो छूट मिलती है आपको पता है कि सामान्य वर्ग के लिए 40 साल है, ओबीसी के लिए जो छूट हर जगह मिलती है इसमें भी मिलेगी। बाकी कोई नौकरी में है तो 5 साल का उसको एक्सटेंशन मिलता है। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज और पढ़नी है जो बहुत ध्यान देने योग्य बात है, कि अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको आपकी एज में कितनी छूट कहां पर मिलेगी ये यहां से स्पष्ट होता है। यहां पर देखिए, ये देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जन्म तिथि जो है वो 2 जुलाई 85 से लेके, और यहां पर आगे दिया हुआ है, ये देखिए यहां, यानी कि 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। तो 2 जुलाई 85 से पूर्व की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। बाकी छूट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की SC ST
ओबीसी, इन सारे लोगों को, साथ में कुशल खिलाड़ियों को, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों को, इन सबको जो छूट है वो 5 साल की दी गई है। यानी कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 45 साल तक, SC ST हैं तो 45 साल तक, कहीं पे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो 45 साल तक फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। जनरल कैंडिडेट है तो आप 40 साल के लिए एलिजिबल हैं। इसको आपने देख लिया। अब इसके बाद में बात आती है कि किस विषय से कौन फॉर्म फिल कर सकता है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्रवक्ता पुरुष और महिला दोनों की बात इसमें साथ साथ में की गई है। अगर आप समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय या संस्था से संबंधित विषय में आपको पीजी, स्नातकोत्तर का मतलब होता है पीजी उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और इस बार लास्ट ईयर इसमें जब फॉर्म आया था, ये वैकेंसी आई थी, तो बीएड नहीं मांगा गया था। इस बार इसमें बीएड भी मांगा गया है। तो बीएड मांगे जाने के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे, अगर उन्होंने इंतजार किया है इतने दिन बीएड के बिना कि ये फॉर्म हम डालेंगे, तो वो निराश होंगे, निश्चित तौर पर निराश होंगे। लेकिन जिन्होंने बीएड किया है उनके लिए खुशी की बात है कि बीएड का कुछ लाभ उनको यहाँ पर मिल रहा है। तो बीएड तो होना ही चाहिए। अब देखिए, अगर आप समाजशास्त्र से भरना चाहते हैं तो समाजशास्त्र में आपका पीजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, इसमें पीजी होना चाहिए। नागरिक शास्त्र का फॉर्म कौन भर पाएगा? तो नागरिक शास्त्र का फॉर्म वो भर पाएगा जो पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया हुआ होगा, राजनीति विज्ञान में जिसके पास पीजी की डिग्री होगी, है ना, जिसने स्नातकोत्तर की उपाधि नागरिक शास्त्र में अर्जित की होगी, तो वो। और बीएड सब में चाहिए। इतिहास के मामले में भी थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। किसी ने प्राचीन इतिहास से किया है, किसी ने मध्यकालीन इतिहास से किया है, किसी ने आधुनिक इतिहास से किया है। तो किसी से भी किया हो, दिक्कत की बात नहीं है। तीन के तीनों जिससे भी आपने किया है, आप एलिजिबल हैं। इतिहास से आप फॉर्म डाल सकते हैं या सकती हैं, ठीक है। जीव विज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है। वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे जूलॉजी, चाहे बॉटनी, जिससे भी आप होंगे जीव विज्ञान के लिए एलिजिबल होंगे। अब एक यहाँ पर समस्या आती है हिंदी के साथ। हिंदी में इन्होंने एक शर्त लगा दी है। हिंदी में इन्होंने कहा कि पीजी तो होना ही चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि तो होनी ही चाहिए, लेकिन एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक की उपाधि भी होनी चाहिए। अगर हिंदी से आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो बीए में आपको संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए, पढ़ना अनिवार्य है। यानी कि हर जगह पे तो आपने पीजी को केवल रखा है, यानी कि पीजी आपने कर लिया तो आप उस विषय में एलिजिबल हो गए। लेकिन हिंदी के साथ इन्होंने नाइंसाफी की है। हिंदी का फॉर्म वही डाल पाएगा जिसका बीए में संस्कृत एक विषय रहा होगा। अब आप कहेंगे कि बीए में संस्कृत रहा है और एमए में भी संस्कृत है, तो एमए में अगर संस्कृत है तो आप संस्कृत प्रवक्ता के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हिंदी के लिए एलिजिबिलिटी तभी होगी जब आपका पीजी भी हो और साथ साथ में ग्रेजुएशन में भी एक विषय के तौर पर हो। ये कंफ्यूजन, इसके फोन बहुत आए हैं और इसके फोन आए हैं नागरिक शास्त्र के। ये दोनों कंफ्यूजन यहां दूर करना बहुत जरूरी था। अब बात आती है उर्दू की। अगर हम उर्दू की बात करें तो इसमें उर्दू विषय में स्नातकोत्तर उपाधि हो, आप इसको भर सकते हैं। संस्कृत की बात करें तो हमने कहा ना कि संस्कृत से पीजी होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। संस्कृत में पीजी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी में आप बीए के बिना फॉर्म डाल देते हैं, बीए संस्कृत के बिना, तो आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब इतनी जल्दी आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बात समझ में आई? तो एक ये कंफ्यूजन था जो कि दूर करना जरूरी था। दूसरी यहां पर एक कंफ्यूजन की बात यहां पर भी आ रही है कि प्रवक्ता स्पर्श दृष्टि बाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि वही लोग फॉर्म डाल पाएंगे जिन्होंने विशिष्ट बीएड किया होगा। ये अलग बीएड होता है। विशिष्ट बीएड और एमएड की उपाधि जिनके पास होगी, सारे लोग फॉर्म यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे। तो इस वाले सेगमेंट में जो भी वैकेंसी है उसके लिए वही व्यक्ति एलिजिबल होगा जो विशिष्ट बीएड किया होगा, दोनों में। अधिवानी में बात की जाए तो ये हर जगह रहता ही है। प्रादेशिक सेना में अगर 2 वर्ष का
उनको अनुभव है और एनसीसी में भी प्रमाण पत्र है कम से कम, तो वो लोग। अब एक चीज यहाँ पर और है, यहाँ पर भी देखिए फॉर्म थोड़ा सा ये कठिन हो जा रहा है इस मामले में, इसीलिए मैंने कहा ना कि इस वीडियो को देखना जरूरी है अगर आपके विषय से संबंधित है मामला। तो अभी मैं ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे विषयों की पेंडेंसी अभी चल रही है, मामला चल रहा है, करीब 9 विषय हैं, जिनमें से जैसे एक आपका गृह विज्ञान विषय है, सैन्य विज्ञान पर भी बात चल रही है, कार्य पर बात चल रही है, अन्य और बहुत सारे विषय हैं। तो आपने न्यूज भी पढ़ी होगी, तो वो सच न्यूज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली पेपर वाले कई बार ऐसी चीजें छाप देते हैं कि लोगों को अब यकीन नहीं रह गया है, लोगों को लगता है कि पेपर वालों ने तो लापरवाही के साथ ऐसे ही छाप दिया होगा। तो लेकिन ये न्यूज सही है कि अगर उन विषयों की वैकेंसी आएगी तो क्या होगा, तो उन विषयों की वैकेंसी आएगी तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि फॉर्म अलग से डालने के लिए रीओपन किया गया था वेबसाइट को। तो अगर फॉर्म भरने की तिथि तक वो निस्तारण हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं होगा तो रीओपन कर दिया जाएगा, फिर से फॉर्म भर दिया जाएगा। ऐसा हुआ था, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय में अध्यापक वर्ग में आप नौकरी करना चाहते हैं और मनोविज्ञान प्राध्यापक का पद है, तो ये किसके लिए है? तो मनोविज्ञान में अगर आप पीजी हैं और या फिर अपराध विज्ञान में डिप्लोमा के साथ मनोविज्ञान में पीजी आपने किया है, अपराध मनोविज्ञान के में एक प्रश्न पत्र के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि है तब भी, और अपराध विज्ञान में डिप्लोमा के साथ है तब भी आप इसको फिल कर सकते हैं। और एक इसमें देखिए यहां पर समझने योग्य बात है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, यहां पर इसको देखिए, अगर आपके पास ये है तब तो ठीक है। इसके अलावा इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपके पास ये देखिए मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें एमए स्तर पर सामाजिक मनोविकार, सोशल पैथोलॉजी, सामाजिक अव्यवस्था, डिसऑर्गेनाइजेशन का एक प्रश्न पत्र हो, या स्नातकोत्तर उपाधि में किसी प्रश्न पत्र के बदले अपराध मनोविज्ञान के एक पक्ष पर अपराध विज्ञान शोध प्रबंध हो। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अब अगर किसी की डिग्री ऐसी है तो वो देख ले, और उससे इंटरेस्टिंग ये है कि अधिमानी इसमें दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। अधिमानी क्या होगा? विषय में डॉक्टर की अगर उपाधि है, आपने डॉक्टरेट कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, तो उनको वरीयता दी जाएगी। हिंदी का अच्छा ज्ञान हो, बाकी चीजें तो वैसी ही हैं। और एक इंटरेस्टिंग है कि अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र में प्राध्यापक की जो भर्ती है, इसमें समाज शास्त्र और सामाजिक कार्य या मानव शास्त्र और मनोविज्ञान में जिनके पास पीजी की डिग्री है वो सारे लोग एलिजिबल हैं। वो सारे लोग एलिजिबल हैं इस पद के लिए जिनके पास सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, मानव शास्त्र, है ना, और मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में क्या है, स्नातकोत्तर की डिग्री है। प्रत्येक पर एक पूर्ण प्रश्न पत्र लिखा गया हो, ये बस केवल ये है कि पूर्ण प्रश्न पत्र लिखा गया हो, ऐसी शर्त है। समाजशास्त्र या सामाजिक मनोविकार या समाज मनोविज्ञान या समाज मानव शास्त्र और अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र या अपराध मनोविज्ञान में अगर आपने क्या किया है, पूर्ण प्रश्न पत्र लिखा है। तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये पीजी के पेपर्स हैं, और पेपर्स में आपने अपराध वाला पेपर एक किया होगा, है ना, सामाजिक मनोविकार का पेपर किया होगा, समाज मानव शास्त्र का पेपर किया होगा, या अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र या अपराध मनोविज्ञान का पेपर मनोविज्ञान के अंतर्गत किया होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपको कहाँ दिखेगा? ये आपको आपकी मार्कशीट में दिखेगा, वहां पेपर्स के नाम लिखे होते हैं, और उसको आप जब देखेंगे तो आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाना चाहिए। आयु सीमा के बारे में हमने बात कर ही दी है, और यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र, प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र या प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते तो उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। ये अभी के लिए नहीं है, ये मेन एग्जाम के लिए है। कई लोगों ने इसको भी पूछा था, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया था, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको पता है। एग्जाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल पीसीएस के एग्जाम जैसा, प्रीलिम्स पेपर और उसके बाद में मेन एग्जाम जैसे होता है, उसमें मेन एग्जाम यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पहला वाला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, और जो दूसरा पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा मुख्य परीक्षा का। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं।
अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखिए आपकी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा है जीएस का और एक हिस्सा है आपके विषय विशेष का। अब देखिए यहाँ पर 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसमें 80 प्रश्न जो हैं वो आपके विषय से पूछे जाएंगे। लेकिन सनद रहे, पिछली बार जब ये पेपर हुआ था तो प्रथम बार होने के कारण जीएस लोग पढ़ नहीं पाए थे। इस बार लोगों ने जीएस की तैयारी कर रखी है, तो जीएस में भी ठीक ठाक फाइट होगी। 1/3 पेपर है यहाँ पर जीएस का, 80 आपके विषय से, और जीएस का 1/3 पेपर 40 क्वेश्चन का। जीएस का सिलेबस यही है: सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास यानी भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, भूगोल में विश्व, भारत का प्राकृतिक संसाधन, करेंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सारी चीजें रहन सहन, यूपी स्पेशल की बात हो रही है, प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक की। इस पूरे प्रश्न पत्र में आपको लगभग 8-10 सवाल मिलेंगे जो मैथ और रीजनिंग दोनों से रिलेटेड होंगे, और इन्वायरमेंट भी आपके सिलेबस में है। अब इससे क्या होगा, यहां पर ध्यान रखना, इस पर एक डिटेल वीडियो आगे आपको मिलेगा। 40 प्रश्न ये आपके जीएस के पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 40 प्रश्न, और 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 80 प्रश्न, टोटल 120। दोनों के जो अंक हैं वो समान होते हैं। जिनका जीएस स्ट्रांग है उनको बेनिफिट मिलेगा। जीएस में हम लोगों ने पिछली बार भी काम किया था, काफी अच्छा काम किया था, और रिजल्ट भी आए थे सैकड़ों की संख्या में, और फाइनल सिलेक्शन में जब 100 का आंकड़ा हम टच कर गए तो बहुत अच्छा लगा। फाइनल सिलेक्शन में 100 का आंकड़ा हम टच कर गए थे। तो वो दिन याद आते हैं कि जब शाम से फोन आना शुरू हुए थे तो रात 3 बजे तक बात होती रही थी। जिस दिन जैसे रिजल्ट आते रहते थे, फोन आते रहते थे, उसमें खुशी के आंसू भी देखे और लोगों का रोना भी फपक फपक कर देखा, लोगों की खुशी भी देखी और उनकी परेशानी का अंत भी देखा। तो आप लोगों का भी ऐसे ही होगा। सावधानी से फॉर्म भरिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और फिर जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो आपको हिंदी और निबंध का पेपर देना होगा, और उसका ये पाठ्यक्रम है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। निबंध का पाठ्यक्रम है, और बाकी एक वैकल्पिक विषय का पेपर आपको देना होगा। तो ये फॉर्म भरने से लेके ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने इसमें किया है। अगला वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हम सिलेबस पे अच्छे से चर्चा करेंगे। तो फॉर्म बड़े सावधानी से भरिएगा, अपने वर्ग में भरिएगा, ठीक है, ये सारी चीजें देख के भरिएगा। और महिला पुरुष की अलग अलग वैकेंसी है, तो सही यही रहेगा कि आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी में भरें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज है, जैसे आपके पास यहाँ पर एक कंफ्यूजन अभी रह जा रहा है। ये कंफ्यूजन ये है कि मान लीजिए कि आपके पास समाजशास्त्र से पीजी है, तो आप वहां तो एलिजिबल हैं ये समाजशास्त्र वाले में, और पेपर अगर ये आपका जो यहाँ पे शर्त दी है वो पेपर आपने दिया है, वो पेपर पीजी में आपने पास किया है, पढ़ा है पीजी में, तो आप यहाँ जेल वाली वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल है। तो दोनों में टिक कर देंगे, पेपर एक ही होगा और उसमें दोनों में आप एलिजिबल रहेंगे। जैसे पीसीएस में कुछ एग्जीक्यूटिव पोस्ट के अलावा अन्य पोस्ट होती हैं जिसमें स्पेशल हो, लेकिन प्रीलिम्स एक ही होता है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स की वैकेंसी अभी रुकी हुई है, कॉमर्स पे लोग प्रश्न पूछ रहे थे, और गृह विज्ञान की, होम साइंस की वैकेंसी अभी रुकी हुई है। सोशल वर्क का जो मामला चल रहा है वो पेंडिंग है। इसके अलावा आप देखेंगे तो डिफेंस का मामला भी अभी पेंडिंग चल रहा है। तो ये सब अगर आते हैं, इस समय फाइनल होते हैं, तो इसको फिर से रीओपन कर दिया जाएगा। अगर डेट बीत जाएगी तो, नहीं तो एक नोटिस आएगी और उसमें आपके लिए वो ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जहां जहां जिनको कंफ्यूजन है वो आप लगभग समाधान मैंने किया है, लेकिन आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। आगे उस पर हम आपको जीएस पूरा कराएंगे, और जीएस के साथ साथ हिंदी निबंध कराएंगे, और कुछ विषयों की कक्षाएं भी हम अरेंज करने जा रहे हैं। और उसमें हिंदी हो सकता है, समाज शास्त्र हो सकता है, और साथ साथ में भूगोल हो सकता है। तो इन विषयों में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हम सिलेबस बताएंगे और रणनीति बताएंगे कि जीएस को कैसे कवर करें और अपने विषय पे कैसे कमांड लाएं। थैंक यू सो मच। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।